एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश। साड़ियाँ और ब्लाउज आपको मिलेगी। कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। आप सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आप सब प्रेस वाले हमारे साथियों को आज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित किए जा रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं योग पार्थसारथी आप सबके सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये जो पैनल है इसका आप सबके सामने मैं परिचय रखता हूँ। हमारे इस पैनल में हमारे बीच उपस्थित हैं सुश्री सीमा कुमारी जी। सीमा कुमारी जी अंडमान निकोबार स्टेट की सेक्रेटरी हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं अंडमान एंड निकोबार से NEC मेंबर ABVP के श्री राजा राव जी। साथ ही हमारे इस पैनल में उपस्थित हैं डेविड राजी जो अंडमान निकोबार विभाग के मीडिया कन्वीनर हैं, इत्तर सिंह जी एंकॉल कॉलेज से और मुकिंद राव जी जयनाम कॉलेज से, और मेरा नाम पार्थ सर के, मैं वेस्ट बंगाल प्रांत का जॉइंट सेक्रेटरी। आप सबको पता है आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है। जो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये जो प्रपोज्ड एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसका हम बहुत पहले से विरोध करते आ रहे हैं। तो इसी को लेके इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। आगे जो है इस विषय पर अपना वक्ता सीमा कुमारी अपना विषय को रखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हायर एजुकेशन में 2017 से पहले से ही बदलाव की बातें हो रही थी। 2017 में ही बातें चल रही थी कि कुछ यूनिवर्सिटी हो जो कि अंडमान में जो हायर एजुकेशन है उसको गवर्न करे। 2017 में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेशनल कॉन्फ्रेंस था रांची में, तो उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। तत्पश्चात अंडमान निकोबार की जो ABVP की टीम्स थी उन्होंने ऑनरेबल प्रोफेसर उस समय के जगदीश मुखी जी थे, उनसे बात की और उन्हें बताया कि कैसे अंडमान के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा रहेगा यहाँ के यूथ्स के लिए और यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इम्प्रूव होगा। तो प्रोफेसर जगदीश मुखी जी जो थे वो उस समय जो LG और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनसे कंसल्ट करते हुए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें जो है वो उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फेवर में वो रिपोर्ट सबमिट किया था। लेकिन उसके बाद भी जो उस टाइम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे, उन्होंने भी उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में खड़े थे। लेकिन तत्पश्चात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन के बाद भी जब जो हमारे ऑनरेबल LG थे प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, वो LG नहीं रहे और कोई नए LG आए, और उनके आते ही अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा बदलाव छा गया कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात थी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डीम यूनिवर्सिटी पे चले गई, और उसके बाद से कंटिन्यूसली कभी डीम कभी डिनोवा, ऐसा मतलब ऐसे हाल में वो चल रहा है। इसके जब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ये बात पता चला तो कंटिन्यूसली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, चाहे यहाँ के CS एजुकेशन सेक्रेटरी या LG साहब के हों या मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो, होम मिनिस्टर हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो, बाय रिप्रेजेंटेशन हमने बार बार उन्हें कि अंडमान के लिए कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए ये बताया। उसी समय यहाँ के जो LG थे वो आइलैंड डेवलप अथॉरिटी जो है एक बना हुआ था, जिसमें मीटिंग रखी गई, और उस आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मीटिंग थी उसमें अभी का डीम यूनिवर्सिटी की मांग रखी गई थी। और उसके बाद कुछ लोग जो है वो जब भी PM आते हैं 2018 में दिसंबर के टाइम, तो उसकी घोषणा हो जाती है, और उस समय जब ये घोषणा होती है या आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनता है और रिकमेंड होता है डीम यूनिवर्सिटी का नाम, तब जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, एकेडमिशियंस हो गए या यहाँ का जो सोशल वर्कर्स है, किसी से भी कंसल्ट लिया ही नहीं गया कि अंडमान के लिए क्या सही है नहीं है। क्योंकि अगर
एक बड़ा बदलाव आप लाते हो तो ब्यूरोक्रेट्स या जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे कंसल्ट लिया जाता है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वो समय ये भी नहीं हुआ, सडन पॉलिसी चेंज हो गया, कोई भी रिव्यू लिए बिना। उसके बाद 2019 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक मंथन किया था, जिस मंथन में यहाँ के जो हमने सीएस सर जो उस समय के थे उनको भी चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया था कि आइए और आप अपनी बातों को रखिए कि कैसे हायर एजुकेशन अंडमान एवं निकोबार के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो वो तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने जगह पे रिप्रेजेंटेटर के तौर पे श्री उत्पल शर्मा जी को भेजा था। वो आए थे, प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन हुए। उसमें लगभग 2500 बच्चों ने सिग्नेचर कैंपेनिंग के थ्रू ये माना कि नहीं, अंडमान के लिए डीम यूनिवर्सिटी सही नहीं है। और वो क्वेश्चन सेशन चल ही रहा था कि कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बिना क्वेश्चंस के आंसर दिए वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद सिग्नेचर कैंपेनिंग के बाद आनन फानन में जो है एलजी से मिलकर एक रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है, जो कि EDCIL एक कंपनी है, उनको हायर किया जाता है और उनको दिया जाता है रिपोर्ट बनाने के लिए कि कैसे डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी होगा। तो उसका रिपोर्ट प्रोजेक्ट मैप के तौर पर, जिसमें 45 लाख रुपया खर्चा होता है, जो कि अंडमान के ही जो एकेडमिशियन हैं, अगर 4 एकेडमिशियन भी मिलके अगर वो रिपोर्ट वो बना सकते थे, जो कि वो लोग एलिजिबल थे, वो नहीं करते हुए ये दिल्ली गए, आनंद फानन में मीटिंग की और वहाँ से रिपोर्ट ADCIL कंपनी के द्वारा ये रिपोर्ट जो कि 45 लाख में बना, जिसका खर्चा बहुत से बहुत 5 लाख होता अगर होता तो रिपोर्ट बना। उसके बाद वो रिपोर्ट को देखते ही ये लगता है कि ये रिपोर्ट आई वॉश करने के लिए बना है, क्योंकि जिस रिपोर्ट को बनाने में सिर्फ इतना कम खर्चा लगा उसको आपने इतने में दिखाया, तो पता नहीं आगे की चीज़ आप कितने में और दिखाओगे। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी वो आगे अपना काम करने गई और एक मतलब डीम यूनिवर्सिटी को कैसा होना चाहिए। अगर डीम यूनिवर्सिटी या डिनोवा यूनिवर्सिटी का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो आप देखें तो उसमें भी मेंशन है कि वो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कोई भी अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो उसमें कन्वर्ट होना चाहती है तो मिनिमम 20 साल वो इंस्टीट्यूशन का स्थापना हुआ होना चाहिए। अगर अंडमान में देखें तो लगभग 20 साल जैनरम या डिबेट के अलावा कोई इंस्टीट्यूशंस का नहीं हुआ होगा, तो दूसरे इंस्टीट्यूशन इस मामला में अगर इस हिसाब से देखें तो क्वालिफाइड नहीं है वो डीम या डिनोवा यूनिवर्सिटी भी बनने के लिए। उसके बाद DPR रिपोर्ट जाता है, डीम डिनोवा होगा या नहीं होगा एलिजिबिलिटी को लेकर, जिसमें शॉर्टेज ऑफ फैकल्टीज़ ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। और डिनोवा यूनिवर्सिटी जो है उसमें मेनली न्यू कोर्सेज दिए जाते हैं, जो कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही है, उसमें उन्होंने डिफरेंट कॉलेजेस को ये पूछा है कि आपके कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। और जो पुराने कोर्स हैं उसको लेके ही ये लोग शायद आगे चलाएंगे, क्योंकि वो कौन कौन सा कोर्सेज हैं वो पूछ रहे हैं। लेकिन डिनोवा यूनिवर्सिटी में वो न्यू कोर्सेज को लॉन्च करते हैं। अगर डिनोवा यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो लोग न्यू कोर्सेज को लॉन्च करते हैं। और अगर अंडमान में 2 ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोसाइटी बेस्ड है, जब ये डीम यूनिवर्सिटी या डिनोवा यूनिवर्सिटी हो जाएगी तो एक सोसाइटी गवर्न करेगी पूरे यूनिवर्सिटी को। अगर अंडमान में 2 कॉलेजेस को देखिए, अंडमान लॉ कॉलेज और एनिम्स जो मेडिकल कॉलेज है, वो सोसाइटी के थ्रू गवर्न करती हैं, जिसका बहुत ही खस्ता हालत हुआ पड़ा है। ना ही परमानेंट फैकल्टीज़ हैं, ना ही प्रिंसिपल्स हैं। आते हैं, अगर आप मेडिकल कॉलेज का और लॉ कॉलेज दोनों प्रोफेशनल कॉलेज है, अगर वहाँ पे फैकल्टीज़ बराबर नहीं होंगे, परमानेंट प्रिंसिपल्स नहीं होगा, तो वो इंस्टीट्यूशन कैसा चलेगा। उनको ध्यान में नहीं रखते हुए कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए ये काम कर रहे हैं। अभी तक तो क्लियरली दिख रहा था। उसके बाद अभी ये होता है कि डीम या डिनोवा यूनिवर्सिटी आएगी तो बच्चों को कैसे उससे नुकसान होगा। तो मेनली फाइनेंशियल बर्डन, अगर डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा। प्राइवेट होगा तो वो तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का की मेंटेनेंस का हो गया, स्टाफ का सैलरी हो गया, सभी वो बच्चों के फीस से ही लेके देंगे।
तो अभी जो बच्चे अगर नॉर्मल कोर्सेज 500-600 रुपये में या प्रोफेशनल कोर्सेज कहीं कहीं का 3,500-4,000 एक सेमेस्टर का फीस है, वो अचानक 70-80 हज़ार से लेके 1.5 लाख तक जा सकता है, जो कि अंडमान की पब्लिक के लिए ठीक ही नहीं है। क्योंकि अगर एक डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी आ जाएगी तब अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है जिसका अफिलिएशन है यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, हायर इंस्टीट्यूशंस में, वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। वो हट जाएगी तो वो वैल्यू तो कम हुआ ही हुआ। उसके अलावा यूथ्स के पास या स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन नहीं रहेंगे कि वो कहीं और जाएँ। एक ही है कि यहाँ पर डीम यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेना है तो लो, नहीं तो मेनलैंड जाके कहीं पढ़ो, नहीं तो 12th के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एजुकेशन का क्वालिटी को अच्छा करना हुआ कि ख़राब करना हुआ, हमें तो यही लग रहा है कि वो और ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अंडमान में सबका वैसा नहीं है कि आप इतने पैसे देके एक सेमेस्टर में पढ़ सकते हो। अगर मान लीजिए अंडमान में गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी हैं 10% बच्चे हैं जो उसमें जा सकते हैं, लेकिन बाकी 90% का क्या उस 90% को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखती है। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना ही है तो जो ऑफिस सेटअप है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का, वो आप अंडमान निकोबार में एक ऑफिस सेटअप खोलने की रिक्वेस्ट कीजिए और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस सेटअप अंडमान में खोलिए, जिससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होगा, एग्जाम टाइम पे होंगे, क्वेश्चन पेपर यहीं बनेगा, सिग्नेचर टाइम पे होगा, रिजल्ट टाइम पे डिक्लेयर होगा, और जो सर्टिफिकेट में 1-1 साल का टाइम लग जाता है वो टाइम नहीं लगेगा, और बच्चे समय पर कोई दूसरे जगह में आगे की पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करके आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा सकते हो। स्टाफ की कमी है, स्टाफ प्रोवाइड करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करिए। बल्कि आप उस सब काम को करने के बजाय आप एक डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं और फिर आप बोलते हैं कि वो आइलैंड की भलाई के लिए, आइलैंड के लोगों की भलाई के लिए। कहाँ से वो भलाई करेगा जब माँ बाप के ऊपर पैसों के पास पैसे नहीं रहेंगे और बच्चे को पढ़ना रहेगा? कहाँ से पढ़ेंगे? क्या आप लोग उनका खर्चा देंगे? क्या नहीं ना। फिर वो बाकी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डीम या डिनोवा यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में नहीं हो ऐसा हम बोलते हैं, और हमारा यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आप इम्प्रूव करें। दूसरे काम करके आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी की अंडमान में ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं करेगा, बल्कि ये अंडमान के लोकल जो पब्लिक है उसको और मजबूर करेगा कि वो हायर एजुकेशन में एजुकेशन लेने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इतने फीस देने के लिए सभी काबिल नहीं हैं। आगे की बात हमारे मीडिया प्रभारी डेविड राज रखेंगे। नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता होगा, ये लास्ट ईयर की अगर आप बात ले लेंगे तो डीब्रेड के साथ में जो हुआ, आप सब वो चीज़ से रूबरू हैं। तो डीब्रेड के साथ ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो उनके प्रिंसिपल थे डॉक्टर उत्पल शर्मा, वो एक तो इनएलिजिबल थे। उनके ऊपर जो CAG रिपोर्ट आया, जितने भी बार एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के अंदर ABVP का टीम गया तो सेक्रेटरी एजुकेशन से हमने हमेशा मिल के बोला कि मैम CAG रिपोर्ट के ऊपर आप कब एक्शन लेंगी? तो हमेशा उनका एक ही स्टेटमेंट आया कि वी आर स्टिल वर्किंग अपॉन दैट। और हमें ये रिसेंटली ये न्यूज़ आता है जो कि एक अच्छा सा वेरीफाइड न्यूज़ है कि जो अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी की हलचल हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसका नोडल ऑफिसर आप मानेंगे नहीं उन्होंने किसको बनाया है? डॉक्टर उत्पल शर्मा। तो ये हो रहा है, जिस इंसान ने 300 से भी ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की, उस इंसान को नोडल ऑफिसर बनाया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का। तो इसी से हमें समझ आ जाता है कि जब उत्पल शर्मा उसका नोडल ऑफिसर है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अभी जो अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात ले लेंगे, JNRM ले लेंगे, उधर MSc अगर आप कोर्सेज भी ले लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 3000 का फीस स्ट्रक्चर होता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा तो एक फुल ऑटोनॉमी का स्टेटस इनको मिलेगा। वो हो गया सिलेबस, वो हो गया करिकुलम, वो हो गया फीस स्ट्रक्चर, हो गया स्टाफ मैनेजमेंट। तो उस ऑटोनॉमी के चक्कर में और भी करप्शन होंगे यहाँ पे, और फीस स्ट्रक्चर जो है वो रैपिडली एलिवेट होगा। उनका मर्जी है। अगर आप जैसा बाहर यूनिवर्सिटीज़ आप ले लो, मेलैंड के बच्चे यहाँ से वहाँ जाके गिने चुने बच्चे ही होते हैं अंडमान से जो उतना हाई लेवल एजुकेशन को अफोर्ड कर पाते हैं, और बाकी इधर में क्यों रह जाते हैं कि हमें पता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर लो है तो अंडमान के बच्चे रुक के इधर में पढ़ते हैं। अभी जब वो फ़ीस स्ट्रक्चर आफ्टर
इम्प्लीकेशन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी रैपिडली इंक्रीज़ होगा। जो इंट्रा आइलैंड से आ रहे हैं बच्चे, आप बताइए कि उनका सहारा कौन बनेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्हें आराम से रोक देगी, जैसा डीब्रेड के बच्चों के साथ हुआ। इतने बच्चे थे, आधे से भी ज़्यादा बच्चे टीसी निकाल कर चले गए, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल ऐसा बर्बाद हुआ है डीब्रेड में। तो ये सिर्फ स्टूडेंट का इशू नहीं है, ये अंडमान के नॉर्मल जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हर एज के, ये हर एक एज के लोगों का इशू है। इंट्रा आइलैंड से ले लेंगे तो हर बच्चे, मायाबंदर, दिगलीपुर, हट बे, निकोबार, हर एक आइलैंड से बच्चे ये आशा लेके आते हैं और उनके जो माता पिता होते हैं वो उनको भेजते हैं कि बच्चा वहाँ जाएगा, पढ़ेगा, और एजुकेशन फी स्ट्रक्चर जो है वो उनके हैसियत के हिसाब से। जब ऑटोनॉमी स्टेटस इनको मिलेगा तो आप बताइए क्या होगा ऐसे बच्चों का, कौन उत्तर देगा और कौन रिस्पॉन्सिबल है। नमस्कार न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ हैं पार्था सारथी जी और ABVP के बाकी सारे कार्यकर्ता। तो हम आपको ये बता दें, आज यहाँ पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, तो उसी सिलसिले में साउथ बंगाल स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी पार्था सारथी जी से इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप सभी को पता है हर विषय में जो है आवाज़ उठाती है। इवन डीब्रेड के जो इश्यूज़ थे उनको लेकर भी सबसे पहले ABVP ने ही आवाज़ उठाई थी, और इसके बाद बहुत कुछ हुआ और कई बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, इवन टीयर गैस छोड़ा गया, कई बच्चों को डिटेन किया गया। न्यूज़ अब तक के द्वारा हमने हर न्यूज़ को जो है लाइव कवरेज के द्वारा दिखाया गया था, और ये न्यूज़ जो है नेशनल मीडिया में भी आई थी। तो आज जो है ABVP कुछ विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आइए सबसे पहले हम उन्हीं से जानते हैं और उनसे इस विषय में जितना हो सके जानकारी लेंगे। बताइए सर। जी नमस्ते। जैसे कि आप सबको पता है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रपोज़ल दिया गया है और उसको लेकर यहाँ पर काम चल रहा है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कई सालों से इसका विरोध करते आ रहा है, और विद्यार्थी परिषद ये जो प्लान है उससे पहले से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंडेशन कर रहा है कि अंडमान एंड निकोबार के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जाए। और इसको लेके 2016 से पहले से 2016 के आसपास से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन जगदीश मुखी जी थे, उनको रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये चीज़ बताया गया कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी देना चाहिए। उसको लेके बहुत सारा काम भी हुआ और अंडमान निकोबार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने ही वाला था। उससे पहले 2018 में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जब विजिट था उसका कुछ दिन पहले कुछ कुछ कामों में ऊपर नीचे करके यहाँ का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्लान है वो डीम्ड में कन्वर्ट करा दिया गया, और हमारे प्रधानमंत्री जी को वो अनाउंस करवाया गया कि अंडमान निकोबार को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी दिया जाए। उसके बाद से हम इस विषय का विरोध कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का ज़रूरत नहीं है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ज़रूरत। तो आखिर आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आएगी वो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहेगी, और उसमें अभी के हिसाब से अभी जो यहाँ का जो एजुकेशन है तो उसका उस समय जो है उसका स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इवन जैसा हम मेलैंड्स में ऐसा बच्चों को देखते हैं, उनका पढ़ाई और यहाँ का अंडमान निकोबार का जो एजुकेशन है तो दोनों में फ़र्क है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ के बच्चे भी बाहर के लोगों से कंपेयर करेंगे, तो आखिर क्यों आप लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? जी देखिए, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का इशू है, हम लोग सेंट्रल का सपोर्ट में हैं और डीम्ड को अपोज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये विषय बताना चाहता हूँ, अंडमान निकोबार में जितने भी कॉलेजेस हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और जो यूनिवर्सिटी का होता है सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट इस तरह होता है, इस तरह एक हायरार्की होता है। उसमें सबसे टॉप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, और अंडमान निकोबार में जितने भी कॉलेजेस हैं वो जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो हम जो है ऑलरेडी एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी जिसका स्तर ऊपर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उससे हम लोग एफिलेटेड है। और डीम्ड जो होता है वो एक यूनिक चीज़ होता है, क्योंकि मैं बता दूं, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो डीम्ड है, कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटी में आते हैं। उसका
स्ट्रक्चर ही अलग होता है। जैसे हम देखिए आईआईटी जो होता है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है। इसके अलावा जो एसआरएम इस तरह के बहुत सारे जो वेल नोन रिनाउंड कॉलेज है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आता है। तो उस तरह के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो है एक इंडिपेंडेंटली वो चलता है। और यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम लोग ऑलरेडी एफिलेटेड है। और यहाँ पर जो एफिलेटेड कॉलेजेस का फ़ीस देखिए, यहाँ पे जो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है, नॉर्मल जो डिग्री होता है उसका 700 से 800 रुपया होता है। प्रोफेशनल जैसा लॉ कॉलेज का हो गया उसमें 3500 रुपया होता है। इस तरह फ़ीस स्ट्रक्चर कम है। और ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है इसका डीपीआर हमारे पास है, जो एडसिल नाम की एक कंपनी ने बनाया था। उसमें बहुत क्लियर कट बताया गया है कि यहाँ पे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होगा ये जो है यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट होगा। मतलब कॉलेज जो है अपने ही इसमें चलेगा। तो कॉलेज अपने ही दम पर कैसे चलेगा, वो जो है उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है स्टूडेंट का फ़ीस होगा। तो सोचिए जब एक कॉलेज अभी अंडमान निकोबार में बच्चा को एक डिग्री पढ़ाई करने के लिए 700 रुपया पर सेम पे करना पड़ता है। तो सोचिए एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी यहाँ पर रन करेगा अपने बच्चों की फ़ीस के दम पर, तो फ़ीस का कितना इंक्रीमेंट होगा, वो एक विषय हो गया है। और एक विषय मैं बताना चाहता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी जो एफिलेटेड कॉलेज अंडमान में चल रहा है ये जो है इसका डायरेक्ट कंट्रोल वीसी के पास होता है। भले ही कॉलेजेस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में, एक ऑल ओवर थोड़ा कंट्रोल वीसी के पास होता है। अभी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनता है जो मॉडल में यहाँ पर एक सोसाइटी के माध्यम से बना जाएगा, फिर सारा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होएगा। आज जब ऑलरेडी सारे कॉलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्लीट कंट्रोल में हैं तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन को लेके क्या कैसा इश्यूज़ चल रहा है। डीब्रेड को लेके हम देखे हैं और बाकी जितना भी कॉलेजेस है सारा कॉलेजेस में फैकल्टीज़ का कमी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ठीक से नहीं है, जो क्राइटेरिया यूजीसी दे रहा है और जितने भी अथॉरिटीज़ जो एफिलेट करते हैं वो दे रहे हैं वो हम सही तरह से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। जब ये पूरा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में डायरेक्टली आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि फिर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो और बढ़ेगा, बस उसके अलावा ये बहुत कम होते जाएगा और स्तर गिर जाएगा। एक विषय है, इसीलिए हम यहाँ पर जो है डीम्ड का विरोध कर रहे हैं और सेंट्रल का। और इसके बाद हम बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं और बहुत सारा पब्लिक ओपिनियन भी है। किसी का जैसा हमने जहाँ भी रिप्रेजेंटेशन दिया किसी का पॉजिटिव रिस्पांस है। कई जगह बताया गया है कि यहाँ के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी फीजिबल नहीं है। उसके लिए भी हम ये विषय बता रहे हैं कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज ऑफ नाउ अंडमान के लिए फीजिबल नहीं है तो हम जो है जो एग्जिस्टिंग जो एफिलेटेड सिस्टम चल रहा है पौंडीचेरी से, हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। बस हमारा एक छोटा सा डिमांड है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस पौंडीचेरी में उसका एक ऑफ कैंपस यहाँ पर अंडमान में एक कैंपस सेटअप हो, और स्पेशली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर जो पढ़ते हैं पास आउट होते हैं उनका कभी कभी सर्टिफिकेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और एक बार वो जो प्रॉब्लम हो जाता है उनका वो सर्टिफिकेट क्लियर कराने के लिए 6 महीना लग जाता है। यहाँ से वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहाँ से होता नहीं है। इस तरह बहुत सारा प्रॉब्लम्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होता है। तो अगर यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर एक एस्टैब्लिश किया जाए जिसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, बस वहाँ से या तो यहाँ से रिक्रूट करके 2-3 को बैठाने जो वहाँ से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करे, तब यहाँ पर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टिंग काम है वो और अच्छे से चलेगा। और इसी का हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कैंपस हो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का नाम लिया तो इससे पहले भी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नाम उठा था जब डीब्रेड के छात्र जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, तो उस समय ये बात निकल कर सामने आई थी कि डीब्रेड का जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं है। तो उन्होंने कुछ नॉर्म्स रखा था, तो आपको क्या आप उसके बारे में बताइए ना। अभी वो जो नॉर्म्स है डीब्रेड प्रशासन ने जो है पूरा कर दिया है। देखिए वो जो डीब्रेड का केस है वो जो है अभी कोर्ट में चल रहा है, उसका मैं एक अपडेट देता हूँ आपका। इसका लास्ट हियरिंग जो है मंडे को हुआ था। उसमें जो है इस केस को जो है नेक्स्ट मंथ का जो सर्किट है उसमें अकोमोडेट कर दिया गया है। तो अभी तक का जो स्टेटस है इसमें जो है जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर कॉल किया, वारंट उनके खिलाफ इशू किया गया था, वो यहाँ पर प्रेजेंट हुए और कोर्ट ने फाइनली कहा कि कॉलेज स्टूडेंट्स और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री है ये सब एक साथ बैठकर एक मतलब एक डिसीजन ले। क्योंकि इसमें आपको क्लियर कट मैं बताता हूँ, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है कि डिप्लोमा और डिग्री को अलग करना है। ये डिप्लोमा और डिग्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA का एक लेटर के थ्रू ही एक साथ हुआ था। तो कोर्ट का ये कहना है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही के वजह से ये दो एक साथ हुआ है तो इसमें क्लैरिफिकेशन उनको सेटल करने का किया जा रहा है कि ये कितना ठीक होगा। क्योंकि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, MHRD सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, तो इनके बीच के डिस्प्यूट को अंदर में रिजॉल्व करने के लिए उसको लेके अभी इशू चल रहा है।
तो जहाँ तक जो नॉर्म्स है जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड बता रहा है वो जो है हर एक कॉलेज को जो है एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करवाने के लिए वो दे रहा है कि आपका कॉलेज में मिनिमम इतना तो हो ताकि एजुकेशन का स्तर बना रहे। इस तरह एक जो स्टैंडर्ड के लिए वो बताया जा रहा है। अगर उससे भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो है हमारे एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहाँ तक हमें ये पता चला है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने में उत्पल शर्मा जी का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ दो शब्द कुछ बता सकते हैं? जी देखिए, जो यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है उसको लेके बहुत शुरुआत से उत्पल शर्मा सर जो डीब्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया और वो इस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे जो है कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल्स है, बल्कि उत्पल शर्मा जी आज से नहीं है कई साल से जो है वो डीब्रेड के प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे व्यक्ति को, और उसके हम आपको ये भी बता दें कि उनके ऊपर जो है शोकॉस नोटिस भी जारी किया गया था, इसके बावजूद भी कुछ कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। और आज जो इतना बड़ा मतलब एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन रहा है उसका नोडल ऑफिसर उन्हें बनाया जा रहा है। तो आखिर आपका क्या कहना है? अभी अमित शाह जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस विषय को लेकर आप क्या उनसे मिलेंगे? जी, हमने रिप्रेजेंटेशन हमारा जो एबीवीपी डेलीगेशन है मिलने के लिए हमने रिक्वेस्ट हम आगे जाकर करेंगे और अगर हमें मौका मिलता है तो हम माननीय गृह मंत्री से हम ज़रूर मिलेंगे। और इससे पहले भी हम उनसे मिल चुके हैं, इस विषय को रख चुके हैं और एक बार इस विषय को उनके सामने रखेंगे इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ। हम एट लास्ट आपसे सिर्फ यही सवाल पूछना चाहेंगे कि आप लोग जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब डीम्ड यूनिवर्सिटी की नींव अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन अगर ये स्टार्टअप शुरू हो गया तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या सड़कों पे उतरेंगे जैसा आप लोगों ने डीब्रेड के इशू को, डीब्रेड का जो इतना बड़ा इशू था जो आज भी एक अनपहली अनसुलझी जो है एक पहेली बन के रह गई है, क्योंकि ये जो है अब स्टूडेंट से हटकर ये मैटर जो है कोर्ट में जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है जितना जल्दबाजी में हो सके वो ना होकर ये है तन के और भी दूर मतलब जा रहा है, तो और लेट हो रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में आप लोग क्या प्रोटेस्ट करेंगे आगे? जी, जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एबीवीपी जो है स्टूडेंट्स के हित में जो भी होगा वो हम करेंगे, स्टूडेंट्स के हित में जो भी काम होगा। और ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का विषय है ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्राइक कर चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर यहाँ पे लोकल सेक्रेटरी एजुकेशन तक हम दे चुके हैं और मंथन नाम का एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें जो हम यहाँ के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी पीआरआई मेंबर्स, काउंसलर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स सबको लेकर एक प्रोग्राम करें उनका कंसेंसस बनाने के लिए। और इस तरह बहुत सारा हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं और आगे भी जाकर अभी हम रिप्रेजेंटेशन देते आ रहे हैं कंटिन्यूसली। हम बीसी को भी दे रहे हैं कि यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सेट हो और यहाँ पर एलजी सर को भी लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी लिख रहे हैं कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है इसको ना यहाँ पर बनाया जाए, डीम्ड यूनिवर्सिटी ना लाया जाए। और आगे जाकर अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको लेकर एक प्रोटेस्ट भी करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पीएमओ तक का आप लोगों ने जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ आप लोगों ने जो है लेटर दिया है, तो अभी तक वहाँ से कुछ आंसर मिला है आपको? देखिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट विरोध जो है हमारा बहुत पहले से, उसके बीच में बहुत सारे सेक्रेटरी एजुकेशन चेंज हो चुके हैं। पहले जो मैम थे, जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे अंजलि शेरावत मैम थे, उनको हमने एक बार रिप्रेजेंटेशन दिया तो उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हम उसको देखेंगे और इसको जो है अगर ज़रूरत पड़े, हम इतना जल्दी नहीं करेंगे पर ज़रूरत पड़े तो इसको जो है प्रोजेक्ट को हम वापस लेंगे। इस तरह उनका रिस्पॉन्स था। उसके बाद जो है वो भी ट्रांसफ़र हो गए। इस तरह जो है टाइम टू टाइम सब यहाँ पर अथॉरिटी चेंज होते जा रहे हैं, पर इसको लेकर हम कभी यहाँ पर एलजी साहब से नहीं मिले, जबकि हमने उनसे मिलने के लिए बहुत सारा अपॉइंटमेंट के लिए भी लेटर दिया, बहुत सारा प्रयास भी किया, क्योंकि यहाँ के हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे मिलकर इस विषय को रखना ज़रूरी होगा। ये बहुत आश्चर्य का विषय है कि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का विषय है इसको लेकर हम आज तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट
होम मिनिस्टर और इस तरह से बहुत सारे मिनिस्टर यहाँ पर जब भी आते हैं उनको हम रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, लोकल सेक्रेटरी एजुकेशन तक सबसे हम मिल चुके हैं, पर कभी हम एलजी साहब से मिल नहीं पाए इस विषय को लेकर, जबकि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस विषय को लेकर मिल चुके हैं जब उनका विजिट हुआ था। आपको क्या लगता है, जैसा आपने खुद कहा कि आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस विषय को लेकर आपने बात की है, लेकिन यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनसे आपकी अभी तक बात नहीं हुई, तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि हम आपको ये बता दें कि इस विषय को लेकर जब ABVP प्राइम मिनिस्टर से बात जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने बात की है, लेकिन यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है वाइस एडमिरल DK जोशी जी, इन्होंने अभी तक जो है इनका लेटर का जो है अभी तक कोई रिस्पांस नहीं किया। इवन मिलना तो दूर की बात है, इनका लेटर का भी कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो हम आशा करते हैं कि इस न्यूज़ के बाद शायद कुछ इसके बाद असर हो। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन मैच टाइम के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।